हिंदी साहित्य की अनमोल एवं उत्कृष्ट कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कथाकार राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी उसका आकाश। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। उसके हिस्से में उतना ही आकाश था जितनी खिड़की की तरफ मुंह करके चारपाई पर लेटे लेटे दिखता था, और उतनी ही हवा जितनी उस समय इमारत की पहली मंजिल पर एक और बने कमरे के दरवाजे से आ सकती थी। ये तो वो भी जानता था कि आकाश इतना ही नहीं है जितना उसे दिखता है, जैसे जीवन उतना ही नहीं है जितना सा उसका है। वर्षों से इस छोटे से कमरे में, इस खाट पर दवाइयों की कतारों से घिरा पसीने की चिपचिपाहट में बार बार ठंडा गर्म होता। जीवन कितना है, इसे जानने के लिए जीवन के प्रांगण में जाना होता है। वैसे ही जैसे पूरा आकाश जानने के लिए आकाश के नीचे आना होता है। बाहर अपने से बाहर विराट नीलिमा के अमाप विस्तार को आँखों में, बाहों में भरना होता है। उसे महसूस करना होता है। वो बाहों में नहीं भी आ जाता तो भी आँखों में उतरता है अचूक। बाहें, उसने अपने बाएं हाथ से अपनी दाईं बाह को छू लिया, पूरा छू लिया। पूरा छूता रहा, परंतु कोई स्पंदन नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं उसका दायां भाग मर गया है। क्या ऐसा भी होता है? व्यक्ति आधा मर जाए, आधा जीवित रहे, आधा अपना हो, आधा पराया, आधा सुख दुख स्पर्श संवेदन सह सके, आधा जड़ हो जाए। जैसे कुछ खूंटी पर टंगा हो और नीचे चलता संसार उसे देखता हो, कुछ मृत कुछ जीवित। उसे जोसेफ की याद आई और इस तस्वीर की, खूंटी पर टंगे उस लहू लुहान शरीर की। जोसेफ कहता था ईसा दिव्य हैं क्योंकि उन्होंने सबके पापों का प्रायश्चित किया। किसी को अपने पापों का फल नहीं भोगना, किसी को पाप के निषेध के लिए प्रयत्नशील नहीं होना। पाप करते रहने की पूरी छूट है, क्योंकि पाप निवारण के लिए ईसा, दिव्य ईसा अपना बलिदान देते रहेंगे। नहीं, वो अपने को शहीद मानकर शहीद नहीं हो सकता। बड़ी बहू आती है तो लगता है उसके मुख पर लिखा है, ये सब तुम्हारे पापों का फल है, तुम्हारे अपने पापों का, और थोड़ा बहुत हमारे पापों का भी, कि तुम्हारा गू मूत नाक थूक समेटना पड़ता है। उसे अमरों की याद आती है। कभी बहुत आप्लावित होती है तो कहती है, आशीष दो तुमसे पहले जाऊं, सुहागन मरूं, तुम्हारे हाथ से ही मेरी चिता जले। आशीष तब वो उसे दे देता था क्योंकि तब वो उसे 4 बच्चों की मां न लगकर एक छोटी अबोध बच्ची लगती थी, जिसे अपने डैनों में छिपा लेना आसान जान पड़ता था। तब वो छाती भी गुब्बारे जैसी फुस्स नहीं थी। तब क्या मालूम था कि उसकी मांग इतनी अबोध और ये आशीष उतना सस्ता नहीं है। ये बीच रास्ते में अकेला छूट जाने, आधे जीवन आधी मृत्यु को एक साथ झेलने की अग्नि परीक्षा है, वो भी उसके बिना, उसके अधिकार ममत्व दीप्त प्रीति के बिना। वो होती तो उसे रोज़ रोज़ बड़ी बहू का सामना न करना पड़ता, रोज़ के अनाम से तिरस्कार की पैनी अनी से छिंदना ना होता। कितनी मौतें, कितनी अधिक मौतें एक साथ जी सकता है मनुष्य। फिर जीवन के पूर्ण स्थगन का ही नाम मृत्यु क्यों है? मृत्यु वो है जो महसूस हो, जो महसूस करते होती हो जैसे उसकी हो रही है। उसका आधा भाग मर चुका है, उसका जीवित भाग मरने की प्रक्रिया में है। वो इस प्रक्रिया को स्पष्ट देख पा रहा है। जिस किसी दिन वो पूरा मर जाएगा, मिट्टी का ढेर होगा, पूरी तरह स्पंदनहीन, अनुभवहीन, बोधहीन मृत्यु। तब उसमें क्या जानना होगा? वो तो होना होगा एक अंत का होना। वरुण, उसका पोता, धड़ाके से कमरे में घुसता है। बाबा, माँ कहती है दूध लाऊं? उसने बायां हाथ उठाकर अपनी आंखें पोंछ लीं। दाईं और पतली सी धार बहते हुए उसे महसूस ही नहीं हुई, निशान बनाती रही। तो दूध पिलाएगा ना? हाँ बाबा, मेरे स्कूल जाने से पहले ही पी लो, माँ को सुबह बहुत काम रहता है। हाँ, किसी अबूझ आवेग से फिर उसका गला भर आया। हम तुम्हारे रहते ही दूध पिएंगे, तुम्हारे ही हाथ से बेटे। संकट की एक घड़ी तो टलेगी। आँख के भाले से, आँख के रास्ते ही सारे अस्तित्व को छेद डालना दुखियारी बड़ी बहू। वरुण दूध ले आया, एक स्टूल लेकर पास बैठ गया। एक एक चम्मच, आधा गिलास खाली हो गया। बाबा, तुम कहानी कब सुनाओगे? बाबा, तुम कब नीचे चलोगे? वो कुछ उत्तर नहीं दे पाता। उसे दूध गटकने की जल्दी है,
पेट के ठेठ नीचे गुड़गुड़ाता, लहरें लेता, जानलेवा खालीपन और वरुण के स्कूल का रिक्शा आ जाने की चिंता। वो उत्तर नहीं देता, वरुण को कुछ भी वापस नहीं करता। कहानी नहीं, सैर नहीं, बातें नहीं, आमोद नहीं, हंसी नहीं। एक दिन वरुण भी। वो डरता है जिस किसी को वो कुछ वापस नहीं दे सकता वो उसे देना बंद कर देता है। भगवान भी। मील मील भर से अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े नए नए फूल लाकर भगवान पर चढ़ाने की बात याद आती है उसे। यादों में लौटना व्यथा का अथाह बन जाता है सदा, जिसे तैर कर पार कर पाने की उसमें शक्ति नहीं। डूबता जाता है वो, सर्वांग डूबता है। वरुण के रिक्शे का भोंपू भौं भौं करने लगता है। 1/4 दूध अभी भी गिलास में बचा है। वरुण का धीरज नहीं, उसके पैरों में ताकत पनप रही है। जीवन उसके आगे प्रलोभन भरी चाल से दौड़ रहा है। आवाज़ सुनकर उस स्टूल पर बैठा नहीं रह सकता। उसके बस चले तो छत से कूदकर सीधा नीचे पहुंच जाए। बाबा जल्दी करो, मेरा रिक्शा और बचा हुआ दूध एक साथ उसके मुंह में उलट कर वो भाग निकलता है। दूध होठों के कोनों से बहकर गले तक चला गया है। एक चिपचिपाहट सी ऊब उससे चिपक गई है जो तौलिए से पोंछ लेने पर भी नहीं जाती। कमल उसका बेटा है, कमरे में आता है। कैसे हैं बाबूजी, आज कैसा लग रहा है? उत्तर देने को होता है, पर लगता है सवाल जिसने पूछा है उत्तर उसे भी अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वो तो इतना कहकर अच्छे होने की चिंता को हवा में उछाल कर गुनगुनाता हुआ जूते कस रहा है, अपनी चीज़ें बटोर रहा है। ये तो कमरे में घुसने के लिए मौन भंग के रूप में दी गई चुंगी है। चुंगी, टोल टैक्स हर हद में घुसने से पहले देना पड़ता है। वो उत्तर ना भी दे और दिनों की तरह ठीक हूँ ना भी कहे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा? शायद पड़ेगा। उसने उत्तर नहीं दिया, चुप पड़ा रहा। उत्तर न देने से सचमुच फ़र्क नहीं पड़ा। उसका बेटा अपनी चीज़ें उठाकर चलता बना। अपने सही हो जाने का उसे गहरा मलाल हुआ। इससे तो अच्छा था वो उत्तर देता। उसका उत्तर देना उसके अपने लिए अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य। संवाद को कायम रखने की ज़रूरत उसकी है, मात्र उसकी। इन लंबे लंबे दिनों और काली काली रातों के अटूट संवादों में आवाज़ बनाए रखने की गरज भी उसकी है, मात्र उसकी। इतना मान अभिमान वो किसी को नहीं कर सकता। अमरों की बात और थी, मनाने की ऐसी ऐसी तरकीबें करती कि बस। तुम दुष्ट हो, वो यही शब्द कहना चाहती थी। उसका बेटा होता तो कह डालती, उसको नहीं कह सकती थी। उसकी इस असमर्थता का खूब आनंद लेता था वो निहाल होकर उसकी छाती में मुंह ठूंस लेती थी अपना। सांझ हो गई। दिन कैसे ठिठक ठिठक कर गुजरता है, जैसे उसकी छाती पर कोई पत्थर रखा हो। और रातें हूक हूक कर कुत्तों की रार और चौकीदारी के लट्ठों की आवाज़ से रात का सीना ठकठोरती। झुटपुटे में वरुण अंदर घुसा है। बाबा बाबा, ये तो साथ वाला मैदान है ना, वहाँ मकान बन रहा है, उसे सारा खोद डाला है। अब हम कहाँ गोलियाँ खेलेंगे बाबा? यहाँ इस कमरे में खेलना? यहाँ? उसकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से फैलती जाती हैं। यहाँ कैसे खेलेंगे, इस छोटे से कमरे में? फिर पप्पू, सोनू, विक्की सब यहाँ थोड़े ही आ सकेंगे। माँ तो कहती है बाबा के कमरे में शोर मत मचाओ। नहीं नहीं, तुम यहाँ खूब शोर मचाओ, खूब खेलो, मैं भी तुम्हारा खेल देखूंगा। सच बाबा, तुम भी बचपन में गोलियाँ खेलते थे? खेलता था। अमोद और आत्मदया कहीं भीतर गड्ढमड होने लगी। उसने वरुण को अपने बाएं हाथ के घेरे में लेना चाहा, परंतु उसकी पीठ प्रयत्न छोड़ दिया और धीरे से बोला, मैं यहाँ लेटे लेटे देखूंगा। किसकी गोली किसे लगी है? बहुत अच्छे। वरुण उछलता है और दोनों हाथों से तालियां बजाता है। अब पप्पू मेरे साथ बेईमानी नहीं कर सकेगा, मेरी ही गोली लगी। तुम हर बार ऐसा ही कहना बाबा, मेरे अच्छे बाबा। उसके पिचके गालों पर वो रक्त की ताज़ी गंध वाली नरम हथेलियाँ फिरा देता है। अच्छा अच्छा। इस ममत्व से उसकी आंखें छलक आती हैं। बेईमानी करना अच्छा नहीं है। वे जीवन में होती अच्छाई बुराई के विवेक का बोझ खुद संभालें। 2 दिन 4 दिन बच्चों ने खूब ऊधम मचाया। उसके पत्थर जैसे दिन हवा के पंखों पर उड़ने लगे। बच्चे तो शाम को ही गोलियां खेलने आते हैं, पर शाम की प्रतीक्षा तो होती है। कुछ तो होता है, कुछ ना होने का अभिशाप तो टूटता है। पर 4 ही दिन में बच्चे उब गए। पप्पू की माँ ने उसे यहाँ आने से बरस दिया। सोनू की गोली दीवार से टकराकर टूट गई। विक्की अपने घर में शेर हो जाने वाली वरुण की बेईमानी से नाराज हो गया और बोला,
हम तेरे बाबा के कमरे में नहीं खेलेंगे, तेरी मेरी कुट्टी। वरुण ने घबराकर अपना नया मैदान ढूंढ लिया। 2 गली पार, साथ को साथ प्यारा, ये मन मार कर चुप हो गया। कमरे में पहले से भी ज़्यादा सन्नाटा छा गया। हवा पहले से ज़्यादा ठंडी, पहले से अधिक धूमिल आकाश का टुकड़ा। नीचे ठक 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 शायद नींवें खुद रही हैं। अच्छा हुआ जब मैदान था तभी उसने मिनी की शादी कर दी। इधर दरवाजे से निकलो, उधर मंडप में घुसो, नहीं तो चौक वाले बारात घर में सब सामान ढोकर ले जाना पड़ता तो क्या, नीति की शादी में ले ही गए थे। रामनाथ क्या हुलस कर कहता था, तू बड़ा हिम्मती है भाई। हिम्मत? उसने फिर अपने बाएं हाथ से दायां हाथ छू लिया। घबरा कर चाहा कि आंखें मूंद ले, पर आंखें मूंद लेने से सब कुछ तो नहीं मुड़ जाता। हर दर्द घात लगाए झपटने को बैठा रहता है अंदर। लट्ठों और बल्लियों के मचान चढ़ गए। ठा ठक 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 धम धड़ाक, दे ले की मिली जुली आवाज़ें। सारी चेतना कानों में जाकर ध्यान से जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रही है। कुछ तो हो रहा है, कहीं सुना जा रहा है, आवाज़ें आ रही हैं। देवकी कमरे में आया तो उसने कहा, देवकी, साथ वाला मकान बन रहा है ना? जी मालिक, पृथ्वी बाबू का छोरा अमेरिका से आवत रहा, 2 मंजिल चढ़ा चाहत है। कितना बन गया? काफ़ी हो गवा मालिक। मशीन तो करत रही, सीमेंट मिलावत हैं, आवाज़ आवत रही ना मालिक। नीचे वाला तैयार हुआ चाहत है। देवकी, जी मालिक, मेरी खाट उधर दरवाजे के सामने दीवार से लगा दे। खाट इधर आ जाने पर उसे भला सा लगा। कमरे का एंगल बदल गया, कुछ चीज़ें दूसरी तरह से दिखने लगीं। उसे कस्बे के मकतब के लीचर से ड्राइंग मास्टर की याद आ गई। बड़ी सी मेज पर एक बदरंग चौकोर सा गमला रखकर कहता था, अपने अपने एंगल से देखकर गमला बनाओ। ड्राइंग से उसे सख्त नफरत थी। देवी सिंह ने एक बार उसकी ड्राइंग बना दी थी तो मास्टर ने बेतों से उसे उधेड़ डाला था। कहता था, एक का एंगल दूसरे का एंगल नहीं हो सकता, तुमने ज़रूर किसी से बनवाई है। फिर एक एक लड़के की सीट पर बैठकर उसने उसकी चोरी जांच ली थी। ये तो अच्छा हुआ कि एंगल की पढ़ाई जल्दी छूट गई, पर एंगल की पढ़ाई कहाँ छूटती है, साथ लगी रहती है। बदले हुए एंगल से अभी भी कमरा नया नया सा लगता है। बगल से आती एक दूसरे में उलझती आवाज़ों में एक एक को पहचान कर अलग अलग करके उसे नया सा सुख मिलता है, जैसे इस सारे शोर से बुने जाते मोटे से रस्से का तार तार उसने अलग कर दिया हो, अपनी ताकत से, अपनी कर्णेंद्रियों की सूक्ष्म संवेदना से। फेफड़ों में ढेर सी हवा भरकर छाती फुला लेने की उसकी इच्छा हुई, पर सांस नामुराद टूट टूट गई। श्रमाहत होकर वो चुपचाप लेट गया। आवाज़ें तो उसके खाट पर चिपक जाने के पहले भी थीं और रही होंगी, परंतु तब वो आवाज़ पैदा करने वालों के अखाड़े में था, जीवन के पिछवाड़े नहीं। जब से राज मजदूर लगे, एक स्वर पगी सक्रियता छा जाने से वो कुछ प्रसन्न सा रहने लगा है। जीवन मृत्यु की इस लुका छिपी में भी जीवन किसी न किसी आवाज़ से पहचान लिया जाता है, सिरे से पकड़ लिया जाता है। कब नींवें खुदी, कब मचान बंधे, कब पत्थर कुटे, कब ईंटें टूटी, कब गारा सना, कब लेंटर डाले गए, कब पाइप से पानी झरझर झरा, लोहे की कढ़ाइयों में कब सीमेंट का खुरपी से संवाद छिड़ा, कब दीवारों पर पुता, कब बढ़ई लगे, दरवाजे खिड़की ठुकी, शटर लगे, बिजली लगी। वो सब कुछ सुनता समझता रहा। दूसरी मंजिल चढ़ जाने पर जितना हुआ देखता भी रहा। सामने मजदूरों का आना जाना, दोपहर में ओट में बैठकर पसीना सुखाना, पोटलियाँ खोल खोल कर खाना खाना, टीन के डिब्बे में पानी भर भर कर मुंह में उलटना और लंबी डकार लेकर बीड़ी सुलगाने बैठना। पृथ्वी सिंह की व्यस्तता से घनी होती जाती भौहें और छत गुंजाते आदेश। कुछ न कुछ हो रहा है, चल रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, कहीं निर्माण हो रहा है। सब कुछ उसकी तरह मौत के गले में नहीं डाला जा रहा। मकान को बढ़ता देख उसे आशा होती है कि उसके बाद भी दुनिया रहेगी। जो मकान आज बन रहे हैं उनमें लोग रहना शुरू करेंगे और पीढ़ियों तक रहेंगे, जैसे वो अब तक अपने परदादों के मकान में रहता आया है। आज की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जब गिरने को होंगी, उससे पहले नए मकान बन चुके होंगे। उन्हें सामने लेटा बैठा झरता हुआ कोई जीवन देखे या ना देखे, जीवन को देखे जाने के साक्षी की ज़रूरत कहाँ है। साक्षियाँ उठती जाती हैं, जीवन तब भी चलता रहता है सतत।
इस निरंतर बहती धारा को साक्षी की तरह देखते हुए गुजर जाने वाला वो अकेला नहीं है। ये सोचकर उसे कुछ संतोष सा हुआ, पर यह संतोष कुछ घड़ी ही टिका। वो ये सोचकर अधीर हो आया कि यदि मकान बन गया तो फिर पहले जैसा सन्नाटा छा जाएगा। अकेले लंबे दिन रात ठिठक ठिठक कर कलेजे पर अपना वजन महसूस कराते हुए गुजरेंगे। बड़ी बहू उसी तरह दौड़ती दौड़ती आएगी, ये वो अलमारी खोलेगी, चली जाएगी। कमल आएगा, कुछ औपचारिक आवाज़ों का टोल टैक्स देकर चलता बनेगा। वरुण के मित्रों को यहाँ गोलियां खेलना नहीं भाएगा, वे तीसरी गली में दौड़ जाएंगे। हर किसी को दौड़ना है, भागना है, जैसे नीचे हर किसी का कुछ ना कुछ कहीं इंतज़ार कर रहा है, होड़ लगी है। पर किसी ने सोचा है कि जाना कहाँ है? लौट फिरकर इसी तरह ही किसी खाट पर बर्फ होकर पड़ जाना है। उसे ये सोचकर छटपटाहट होने लगती है कि हर कोई ये जाने बिना कि उसकी दिशा क्या है भाग दौड़ कर रहा है। हर किसी की वही एक दिशा है, हर किसी का भविष्य मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। फिर भी उसे लगता है वो हर किसी को रोक कर टोक कर बरज कर कहे, मुझे देखो, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। परंतु किसी को फुर्सत नहीं, क्योंकि भविष्य कभी भविष्य बनकर नहीं दिखता, वर्तमान बनकर ही सामने आता है। अतः लोग भविष्य को साक्षात देखकर भी नहीं पहचानते। इससे तो अच्छा था वो बाहर सड़क पर किसी खूंटी पर टंगा होता, थोड़ा जीवित थोड़ा मृत, और लोग उसे देखकर अपना भविष्य जान लेते, थम जाते। जीवित रहने का ऋण यहीं इसी जीवन को वापस देते हुए जाते, ताकि आगे, यदि कोई आगे है तो, पापों के फल के लिए कोई किसी को तिरस्कार भरी आंखों से न छेद सके। उसे लगा कि मुक्ति का रास्ता है इन सब बातों को जान लेना, पर यहाँ तक पहुँचे बिना कोई जानना नहीं चाहता, नहीं जान पाता। सब अलग अलग अपनी अपनी सूली चढ़ते हैं। कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी का गुरु नहीं बनता, कोई किसी के दुख नहीं बांटता। उसका दिल डूब गया, वो फिर पसीने से तर होने लगा। उसका डर सच निकला, मकान बन जाने से सचमुच सन्नाटा सा छा गया। अब आगे सोचने से वो डरा, पर डर से रक्षा नहीं होती। डर मन के अंदर है और मन मनुष्य के अंदर। बाहर होता तो कनखजूरे की तरह उठाकर फेंक दिया जाता। सामने छत पर कुछ खटर पटर हुई। उसने आंखें फिराई। बचा खुचा सामान बटोर कर ले जाने की तैयारी हो रही है। अब सफाई होगी, फिर धुलाई, फिर रंग रोगन, उत्सव। लोग रहने लगेंगे, खटेंगे, बीमार पड़ेंगे, खाटों पर पड़े पड़े रोग से, जरा से, अकेलेपन से सड़ेंगे, मरेंगे। आधे चौथाई पूरे उसी की तरह मरेंगे। उसी की तरह मरने को उसने फिर महसूस करना चाहा। बाएं हाथ से दाएं हाथ को छू लेने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। अपना मरना भी महसूस ना हुआ। क्या मर जाना इतना निशब्द, इतना सामान्य, इतना साधारण होता है कि शरीर के अर्धांग में होता रहे और बोध भी ना हो? मृत्यु ऐसी होती है क्या? मृत्यु किसी दिन आए तो शायद उसे पता ही ना चल पाए। शायद वो सामने वाला मकान देखता हो, बादलों से या धूप से या तारों से भरा आकाश देखता हो, या पड़ा सोता ही हो। उसका जी चाहा कि मौत उसे सोते में ना आए, वो उसे देख सके, समझ सके। जिस होने को वो घड़ी घड़ी पल पल देख रहा है, उसके पटाक्षेप दर्शन का अधिकार उससे छीन न लिया जाए। इस दुनिया में उसका बच रहने वाला अंतिम अधिकार। उसकी आंखें आकाश में गड़ी रहें और वो डूबता रहे, सांस दर सांस। उसने व्यस्त सा होकर देवकी को आवाज़ दी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कोई नहीं आया तो उसने अपने पास रखा स्टील का गिलास उठाकर टीन की कुर्सी से खड़खड़ा दिया। वरुण आ गया। क्या है बाबा, क्या बहुत देर से बुला रहे थे? नहीं बेटे, जरा देवकी को भेजना। देवकी से उसने कहा कि उसकी खाट वो पहले वाली जगह पर खिसका दे। देवकी बोला, हाँ स्नेह मालिक, अबही नावत हैं। अब उधर ही जाना ठीक है, इधर सन्नाटा हो गया है। अब यहाँ कुछ नहीं, मकान बन गया है। इस मकान के अंदर जीता जीवन अब मौत के रास्ते चलने लग गया है। ऐसी मौत के किनारे क्या ठहरना? इससे भीषण मौतें वो अपने भीतर रोज जीता है, साथ लिए फिरता है। संभलियो मालिक, देवकी ने आकर कहा और उसकी खाट यथास्थान कर दी। 6 महीने बाद वो इधर आया। उसे कुछ राहत हुई। तकिए बदलवाए, चिलमची इधर रखवाई, दवाइयों की टेबल इधर वाली दीवार से सधवाई,
पानी का गिलास इधर वाले सिरे पर रखवाया। एंगल बदल जाने का नयापन फिर से महसूस हुआ। फिर उसे लीचर ड्राइंग मास्टर की याद आई। फिर हंसी आई। फिर वही सोच आई और निश्चिंत सा हुआ, जैसे वो अपने मरने के अंतिम स्थान पर आ गया हो। यहाँ लेटा लेटा आकाश देखता वो डूबता रहेगा, सांस दर सांस। उसने अपना एक ही सक्रिय हाथ बारी बारी से दोनों आंखों पर फिराया, जैसे कुछ जल्दी ना हो। मकान बन चुकने के बाद अब तो जो कुछ है यहीं टिके रहना है। उसे उसकी आंखों में बने रहना है और मौत की घड़ी तक उसे ही देखते देखते डूबते रहना है। लालसा से उसने आंखें खोली तो सन्न रह गया। कहाँ है आकाश? सामने दीवार उठाई थी और उसके हिस्से के आकाश को सीमेंट का एक आयताकार टुकड़ा हड़प कर चुका था। इतनी छटपटाहट तो उसे मौत के मुंह में दिया हुआ सारे संसार का भविष्य देखकर भी नहीं हुई थी। अभी आप सुन रहे थे राजी सेठ जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी उसका आकाश। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हिंदी साहित्य की गहरी, गंभीर और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।